बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ऑनलाइन टीवी, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला और वक्त हो गया दिन की सबसे बड़ी बहस महापंचायत का। अगर आप बीमार होते हैं तो कहां जाते हैं? अस्पताल। आपका कोई बीमार होता है तो कहां ले जाते हैं? अस्पताल, सरकारी या फिर निजी अस्पताल। लेकिन जब यह निजी अस्पताल मौत के अस्पताल साबित हो तो क्या करेंगे? वो भी महामारी कोरोना के दौर में, क्योंकि लखनऊ के 4 निजी अस्पतालों में भर्ती होने वाले सभी कोरोना मरीजों की मौत हो गई। तो यह कहना गलत नहीं होगा कि ये निजी अस्पताल कोरोना से भी बड़े कातिल निकले। क्यों आखिर लखनऊ के नामचीन अस्पतालों में लापरवाही हुई? जिन 48 कोरोना मरीजों की मौत हुई, उन मौतों का जिम्मेदार कौन है? आज महापंचायत पर चर्चा। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे ऑनलाइन टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी। स्वागत सर आपका। एक मजबूत पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले खबर रिपोर्ट के जरिए देखिए। तो सरकार ने सख्त निर्देश दिए, गाइडलाइंस बनाई, कानून बनाया, लेकिन निजी अस्पतालों की मनमानी रुकी नहीं। और अब राजधानी लखनऊ में जो खबर सामने आई वो लोगों की रूह को कबा देने वाली है। 4 बड़े अस्पतालों ने लापरवाही की सारी हद पार क्या कर दी, तो कहने वाले कहने लगे कि कोरोना से भी बड़े कातिल तो ये अस्पताल हैं। आज चर्चा इसी पर मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष चतुर्वेदी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, शबनम पांडे, प्रवक्ता बीजेपी, सुरेंद्र राजपूत, प्रवक्ता कांग्रेस, ताहिरा हसन, सामाजिक कार्यकर्ता, डॉक्टर पीके गुप्ता, प्रवक्ता आईएमए हमारे साथ है। चर्चा की शुरुआत अमिताभ जी आपसे कर रहे हैं। निजी अस्पतालों को लेकर कई बार डिबेट हुई और आप ही ने कहा कि निजी अस्पतालों को ऐसे मौके पर, महामारी के दौर में, जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेनी चाहिए, लेकिन ये तो मौत बांट रहे हैं। देखिए, मेरा मन आज उदास भी है, खिन्न भी है और आक्रोशित भी है। इससे बहुत मुझे संतोष नहीं होता कि कलेक्टर ने किसको क्या चिट्ठी लिखी, कारण बताओ, नोटिस, सब कुछ नहीं। अरे ऐसा हो कैसे गया? और अगर लखनऊ में ऐसा हो जाएगा तो बलिया में कौन किसकी सुध लेगा? मतलब अनवरत तमाशा। ये बड़े अस्पताल हैं लखनऊ के, चरक है, अपोलो है, मेयो है, और सबके पितामह चंदन, उनकी लीला अपरंपार। ये आज विवाद में आया है कि चंदन? ये बार बार विवाद में आया, बार बार कलेक्टर ने नोटिस दिया और बार बार नोटिस पर जवाब हुआ और जवाब पर रिलीज हो गया अस्पताल। कौन लोग हैं जो जवाब पर अस्पताल रिलीज कर रहे थे? लोगों के जान की कीमत, लोगों को जान की कीमत चुकानी पड़ रही है और हम खामोश हो जाए? ये पाप हमसे तो नहीं होगा, जिनसे हो वो करें। चंदन अस्पताल कोविड के दौरान ही 2 बार सील हुआ, दोनों बार कैसे खुल गया? हम व्यक्ति को जब क्लीन चिट देते हैं तो अभी देखते हैं कि ये आपराधिक, ये हैबिचुअल ऑफेंडर तो नहीं है। लखनऊ का चंदन अस्पताल हैबिचुअल ऑफेंडर था, कैसे खुल गया? और जिन भी लोगों ने इसमें भूमिका निभाई है, उन अस्पतालों के प्रबंधन ने, वहां के लोगों ने, या प्रशासन के उन बाबुओं ने, अधिकारियों ने, जिन्होंने ऐसे गुनहगारों को कहा बेटा खेलो कबड्डी, हम बैठे हैं, उन सब ने ऐसा पाप किया है, ऐसा धतकर्म किया है जिसकी क्षमा नहीं मिल सकती सभ्य समाज में। मुझे किसी की 2 पंक्तियां याद आती हैं। ऐसे अपराध, सुरेंद्र भाई कविता में बड़ी दखल रखते, ऐसे अपराध किए होंगे फिर जिनकी क्षमा नहीं मिलती, तितली के पर नोचे होंगे, हिरनी के द्रग फोड़े होंगे। यह ऐसा अपराध है। 48 रेफर हुए और 48 मर गए। बाप रे बाप, ऐसा विकट कोरोना तो हिंदुस्तान में कहीं नहीं। गाजियाबाद के कलेक्टर उससे बेहतर व्यवस्था, इसका मतलब कर रहे हैं? नहीं, इसके पीछे खेल है। और आज खेल पर बहस करने आया हूं मैं। इस पर बहस नहीं करने आया कि पैरासीटामोल दी कि डोलो दी कि ब्रूफिन दी, वो डॉक्टर जाने। मैं खेल को उधेड़ने आया हूं, खेल को। ये खेल क्या है? और एक बात कहूंगा, शबनम पांडे हैं हमारे साथ। मैंने अप्रैल के मध्य में कहा था, सरकार से आग्रह किया था
कि निजी अस्पतालों को कोविड के ट्रीटमेंट के लिए प्रयोग में लाइए और इनकी दरें शासन निर्धारित कर दे। जो काम हमने अभी 15 दिन पहले किया वो काम अप्रैल में कर सकते थे। उत्तर प्रदेश के 50,000 60,000 लोग बच सकते थे जेब कटाने से। हमारी पत्रकार बिरादरी का एक साथी, उसको कोविड हो गया, शबनम जी कानपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती रहा। पत्रकार होने के बाद 8 लाख रुपए का बिल आया। कितने का? वो कह रहा गांव में थोड़ी खेती है उसको बेच के अब चुका दूंगा। क्यों हुआ ऐसा? ताला नहीं डाल देना चाहिए ऐसे अस्पताल पर जो गर्म पानी, नींबू और आंवला और त्रिफला और डोलो की गोली खिला के 8 लाख रुपया ले रहा है। और नहीं तो हमको पीके गुप्ता साहब बैठे ही बता दे कि कौन सी दवा ऐसी है जो 1 लाख 2 लाख की आ रही है इंजेक्शन कोविड में जो लग रहा है। मैं सामान्यतः छोड़ता हूं चीजों को, लेकिन पानी सर से ऊपर हो गया। यह तमाशा बंद होना चाहिए। आज इस तमाशे की मैं सारी परतें सामने कर दूंगा जनता के, फिर जनता फैसला करे कि क्या होना चाहिए। पीके गुप्ता साहब, मैं सबसे पहले आपसे बात शुरू करूंगा। डॉक्टर बिरादरी से आप ही हो और डॉक्टरों के सबसे बड़े संगठन के प्रतिनिधि भी है, आप प्रवक्ता भी है। भाई मुझे ये बताओ, भारत भर में मृत्यु का जो रेशियो है वो 1.6 है। हम मान लें 10% हो गया, चलो ठीक, कोई मामला लखनऊ में कोई हवा दूसरी चली गई। 48 रेफर हुए, 48 मर गए। और अब चिट्ठीबाजी हो रही है। चिट्ठी उतार जाएगा। ये तमाशा क्या हो रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में? गुप्ता जी, आप उस बिरादरी के नेता हैं, बताइए भाई। सर धन्यवाद, ये विषय आपने उठाया। और कोरोना से बड़ा कातिल अस्पताल, ये हेडिंग भी बहुत सनसनीखेज है। और निश्चित तौर पे जब आज सवेरे खबर हम लोगों ने पढ़ा तो डॉक्टर्स फैटर्निटी में भी एक भय का वातावरण आ गया। कल को हमको भी जरूरत पड़ जाए तो इस तरीके की अगर व्यवस्था होगी तो हम कहाँ जाएंगे? ना भैंसा कुंड का ध्यान करो। तथ्य आया अखबारों जो व्यवस्था हो गई है इसमें भैंसा कुंड ही दिखाई देगा अस्पताल जाते समय। नहीं है, उसके पीछे मैं बताना चाहूंगा कि नहीं सर, मेरी बात सुनिए। वो तथ्य जो आया है वो भ्रामक तथ्य है। बेसिकली क्या है कि जो ये 4 हॉस्पिटल्स का नाम आया है, इसमें एक हॉस्पिटल तो अभी कल या परसों में शुरू हुआ है। वहाँ पे 17 मरीज जो कोविड हॉस्पिटल में कहाँ से भर्ती हो गए? पहली बात। दूसरी बात, जो व्यवस्थाएं हैं उसमें है कि ये नॉन कोविड हॉस्पिटल्स पहले से थे। इनके यहाँ जो भी मरीज आता था उसकी कोविड टेस्ट होती थी। कोविड टेस्ट होने के बाद जैसे संक्रमण का पता लगा उसके बाद से वो उनके हाथ पांव जो है बच जाते हैं। अब वो सीएमओ के पोर्टल पे जैसे अपलोड होता है, अब सीएमओ का रिफरल और सीएमओ की जिम्मेदारी और प्रशासनिक व्यवस्था की जिम्मेदारी कि उस मरीज को वो कोविड हॉस्पिटल में शिफ्ट करें। तो होता यह है कि नॉन कोविड हॉस्पिटल कोविड के पेशेंट को ट्रीट नहीं कर सकता है, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि अप्रैल में आपने कहा था कि निजी क्षेत्र को परमिशन मिलनी चाहिए थी। आखिरकार 4 महीने बाद ये सब क्यों हुआ? जो महामारी रोकने की जिम्मेदारी 70% मेडिकल सेक्टर की थी जो प्राइवेट सेक्टर में है, उसको अगर परमिशन मिल गया होता तो शायद होम आइसोलेशन के बाद जो हम लोगों ने बाद में किया वो इलाज शुरू हो जाता है छोटे और मझोले स्तर के क्लिनिक और नर्सिंग होम्स में। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि कोविड हॉस्पिटल में भर्ती हुए मरीज सारे मर गए, ऐसा नहीं है सर। अभी भी जो है 80 to 90% रिकवरी है इन हॉस्पिटल की, जो हमारी जानकारी है। ऐसी कामना तो नहीं कर सकता कोई सारे मर जाए। संक्रमित हुए पेशेंट उनको गुप्ता जी, सरकारी महत्व में जाने में जो डिले हुआ है, रुको भाई, आ गई बात महाराज, आ गई अच्छे से 90% के आसपास रिकवरी। जाओ भाई, आ गई बात प्रभु, आ गई। अच्छे से रखी आपने बात प्रवक्ता के नाते। मैं इस बहस में पड़ी नहीं रहा और मैं फिर स्पष्ट कर दूं, डॉक्टर्स की भूमिका पर मैं सवाल नहीं उठाता कभी। डॉक्टर खेल में शामिल नहीं होता।
मालिक खेल में शामिल होता है अस्पताल का। आशीष चतुर्वेदी के पास चलूंगा। आशीष, इसी चंदन अस्पताल को 2 बार सील किया गया व्यवस्थाओं के उल्लंघन के लिए या अव्यवस्थाओं के लिए, अराजकता के नाम पर, और दोनों बार इसने 4-5 पन्ने का गोलमोल कुछ जवाब दिया और शासन ने उस पर लिख दिया कि इन शर्तों के साथ परमिशन दी जाती। बोले फिर खेलो। ये भी इसमें है। मैं समझ नहीं पा रहा, जनता की जान से खिलवाड़ करने वाले हॉस्पिटल्स अगर एक बार सील हो जाते हैं तो 2-4-5 महीने सील क्यों नहीं रह पाते? इसके पीछे क्या खेल है भाई आशीष चतुर्वेदी? अमिताभ जी, हमारे देश का ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जब कोई भी आम भारतीय नागरिक बीमार पड़ता है तो सबसे पहले अगर उसे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराना है तो वो डॉक्टर कोई जान पहचान का ढूंढना शुरू करता है, और यदि उसे सरकारी भी कराना है तो वो किसी सत्ता पक्ष के नेता को ढूंढना शुरू करता है कि वो कोई फ़ोन कर दे तो कोई सुन ले, कोई कहीं देख ले। तो ये है सच्चाई एक आम नागरिक की इस देश के। जहाँ तक इन हॉस्पिटल्स का सवाल है, मुझे लगता है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा लीनियंसी है कि आप हॉस्पिटल्स में देखिए कितनी बार ऐसे विषय कई सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि बहुत गलत प्रैक्टिसेस हुई, गलत काम हुए, लेकिन ना प्रशासन ने ना मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने कोई बड़ा फैसला या बड़ा स्टेप लिया हो उनके खिलाफ। कहीं भी आप देखेंगे कोई बहुत ही कहीं कुछ सुनने में आया होगा, थोड़ा बहुत कहीं सील हुआ और जैसा कि आपने बताया कि बस थोड़े दिन में दोबारा चालू हो जाता है। तो किसी हॉस्पिटल के अंदर ये भय है ही नहीं कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो हमारे खिलाफ कोई ऐसी सख्त जल्द कार्रवाई होगी, ऐसा भय है ही नहीं। तो जब ऐसा भय होगा ही नहीं तो मनमानी है, और अगर बहुत ज़्यादा फंसते दिखेंगे देंगे और सब कुछ बंद हो जाएगा। तो जब तक इस तरीके का वातावरण रहेगा तो आप देखेंगे कि ऐसी चीज़ें हम लोग सुनते ही रहेंगे। जी, ठीक बात कही आपने। सुरेंद्र राजपूत जी, महामारी एक्ट शासन को इस बात के लिए संप्रभु अधिकार देता है, और मेरी बात से सहमत होंगे पीके गुप्ता भी, कि कोई कुछ भी निजी नहीं महामारी एक्ट में, सब कुछ सरकार के अधीन आ सकता है। सरकार को सिर्फ इतना करना होता है कि उस जिले के जिलाधिकारी को 4 लाइन टाइप करके दस्तखत करना होता है। महामारी एक्ट सरकार को इस बात के लिए एम्पावर्ड करता है। कोई होटल, कोई धर्मशाला, कोई अस्पताल, कोई रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस, कुछ भी निजी नहीं। शासन जिस क्षण चाहे रात में 12 बजे चाहे 12 बजे एक्वायर कर दे और उसके रेट लागू होंगे। और केवल महामारी एक्ट नहीं, मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक और बुलंद उदाहरण दे दूं ताकि बात में थोड़ा और वजन आ जाए। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला नजरबंद हुए एक 5 तारा होटल में, उनकी पद प्रतिष्ठा कद को देखते हुए उसने जम्मू कश्मीर सरकार को बिल भेज दिया 27 लाख 28 लाख का अपने हिसाब का। सरकार की ओर से जवाब गया कि जेल एक्ट लागू कर दिया हमने, अस्पताल को जेल में तब्दील कर दिया, 165 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान कर दिया जाए इनका। वो कुछ नहीं कर पाए। सरकार के पास उतनी ताकत होती है प्रशासन के पास। फिर ऐसी परिस्थिति का निर्माण कैसे हो गया? ये छोटी घटना है कि 4 दिन में 48 लोग रेफर हुए और सब दिवंगत हो गए। अमिताभ जी, आपने इतना बृहद विषय उठाया और इतना सही विषय उठाया, लेकिन इसको अगर आप सीधे ही सीधे अटैक करें तो ज्यादा बेहतर होगा मेरे हिसाब से। जी। सच बात यह है कि आपने आपदा प्रबंधन एक्ट की और जेल एक्ट की बात कर दी, आपने सारा विषय बिल्कुल क्लियर कर दिया। कहते हैं ना कि बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, और जो नर बकरी खात है ताको कौन हवाल। सच बात यह है कि ये जो प्रशासन और प्रशासन की अपनी फेलोरिटी है, उस फेलोरिटी को ढकने के लिए, उसको प्रबंधन को ढकने के लिए, वो टीम 11 की नाकामी और नाकारेपन को ढकने के लिए ये सारी चीजें हो रही हैं। वरना ये प्राइवेट हॉस्पिटलों की और प्राइवेट डॉक्टरों की हिम्मत और हैसियत क्या है? ठीक कहा पीके गुप्ता साहब ने, ठीक कहा आपने। आज की डेट में जब सब चीज सरकारी है तो चाहे चंदन हो, चाहे वेदांता हो, चाहे अपोलो और चाहे म्यो हो,
ये तो सरकार के अधीन है। यहां पर कोई भी फेलियरिटी होगी तो वो तो सरकार की जिम्मेवारी है, और अगर यहां पे 8 लाख का बिल होगा तो भी सरकार की जिम्मेवारी है, क्योंकि आपदा प्रबंधन एक्ट में या जेल एक्ट में जब सरकार कहेगी कि 165 रुपए आप लेंगे तो आप 165 ही रुपए लेंगे। कल की डेट में मेरे घर को और आपके स्टूडियो को भी अगर सरकार को जरूरत होगी कोविड हॉस्पिटल बनाने के लिए तो वो भी बना देगी और 165 ही रुपए देगी सरकार। बिल्कुल। तो इसलिए आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स के मालिकों को या डॉक्टरों को, डॉक्टर है भगवान के स्वरूप, डॉक्टरों को कहना बंद करके जो ये टीम 11 है ना, इसके ऊपर जरा आप फोकस करेंगे तो आपको षड्यंत्र की परतें अपने आप खुलती हुई दिखाई दे जाएंगी। मैं आपको 3-4 चीजों के उदाहरण देता हूं अमिताभ जी, चूंकि विषय बड़ा बृहद है और मैं किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं, लेकिन सत्ता पक्ष की नाकामी है और नाकारापन है। आप इस चीज को देखिए कि जितने प्राइवेट हॉस्पिटल और जितने सरकारी हॉस्पिटल हैं, सबके सब में ऑक्सीमीटर और सबके सब में वो जो भाप लेने वाला होता है, क्या वेपराइजर, वो हर जो है पेशेंट के लिए लिया जाता है। और मैं सारे सरकारी हॉस्पिटलों में चुनौती देकर के कह रहा हूं कि सारे के सारे मरीज, आज हमारे दोस्त वो भी संजय शर्मा भी चले गए हैं 4 PM वाले, ये मैं आपको सूचना दे रहा हूं। तो सबके सब वेपराइजर अपना लेके जा रहे हैं और मास स्केल पर खरीद हो रही है अमिताभ जी, कागजों में हो रही है। ऑक्सीमीटर 700 रुपए का 2800 रुपए में मिल रहा है और बाकी सारे उपकरण 1400 रुपए के 5800 और 10,000 रुपए में लिए जा रहे हैं। वो पूरे पंचायती राज विभाग में मेरे ख्याल से देश का सबसे बड़ा घोटाला हो रहा है। और जब ये सब चीजें आने लगी, रेणुका कुमार ने जांच शुरू की तो एक नई हेडलाइन मैनेजमेंट कर दी कि इन 4 अस्पतालों से, अरे भाई इन 4 अस्पतालों का जब ऑलरेडी ये आपको लिख के देते हैं कितने हमारे कोरोना पेशेंट हैं, तो सीएमओ जिम्मेवार है, ठीक बात, स्वास्थ्य मंत्री जिम्मेवार है, मुख्यमंत्री जिम्मेवार है और साथ में टीम 11 जिम्मेवार है। और इन सब लोगों को अपनी जिम्मेवारी लेनी होगी, सरकार को अपनी जिम्मेवारी लेनी होगी। ठीक है भाई, मैं ताहिरा हसन जी के पास चलूंगा। ताहिरा जी, एक सामान्य मध्यम वर्ग को बिलोंग करने वाला पत्रकार, उससे कानपुर का एक निजी अस्पताल 8 लाख रुपया ले लिया, वो वेंटिलेटर पर नहीं गया था कभी, ऑक्सीजन भी नहीं लगी थी उसके कभी, बाहर रहा जरूर 14 दिन था, 2-4 बार टेस्ट हुआ था। वो कहां गुहार लगाए, पार्लियामेंट में बात करे, विधानसभा में बात करे, यूएन में जाए, कहां जाए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जाए, कहां सिर फोड़े? कैसे बात हो गई भाई? महामारी एक्ट कहां है? सरकार की निर्धारित दरें कहां है फिर? जी ताहिरा जी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं अमिताभ जी, और बहुत अहम मुद्दा आपने उठाया, क्योंकि देखिए स्वास्थ्य और शिक्षा ये हमारा फंडामेंटल राइट है, इट इज इंश्योर्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, और फंडामेंटल राइट है तो जाहिर है सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वो स्वास्थ्य सेवाएं इस महामारी में हर इंसान तक क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज को पहुंचाए। हम देख रहे थे, आपने बताया 8 लाख, आज सोशल मीडिया पे किसी ने डाला था कि घरों में काम करने वाली डोमेस्टिक हेल्पर है, उसको बिल बना दिया 27,000 का, किसी सूरत से 8,000 रुपया जुगाड़ किया, उसको डिस्चार्ज नहीं कर रहा है नर्सिंग होम। तो इस तरह से नर्सिंग होम्स जो कर रहे हैं महामारी एक्ट के तहत, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए, स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट इनको होना चाहिए। और जो इसमें बिल्कुल सही कहा भी, इससे पहले जो मैं साथी ने कहा कि इसमें सीएमओ भी होता है। देखिए बहुत सी जो इरेगुलरिटीज होती है प्राइवेट नर्सिंग होम्स में, वो सीएमओ के उसमें होती है, उसको पता होता है, उसके ज्ञान में होती है। अगर वो, ये सिर्फ महामारी की बात नहीं है, ऐसे भी हमारा जो गरीब तबका जाता है, हमारा मार्जिनलाइज क्लास जाता है, तो वहां क्या होता है, उन्हें किस तरह का स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं? स्वास्थ्य सेवाएं उनको ढंग की मिलती नहीं। इस समय महामारी में 4 दिन में 48 के 48 लोग भेजे गए और नर्सिंग होम से मतलब उन सबको की डेथ हो गई। ये तो एक सवाल खड़ा होता है कि हमारी स्वास्थ्य सेवा इस समय कोरोना के समय कैसी है, जिस समय बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जानी चाहिए थी। सारे प्राइवेट नर्सिंग होम्स को क्यों के पर अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, उनको देखा जाना चाहिए कि वहां कैसा काम हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि उनके यहाँ जो पेशेंट जा रहा है उसको देख ही नहीं रहे हैं। ठीक बात। आप जब भ्रष्टाचार होगा ऑक्सीमीटर की खरीद में, थर्मामीटर की खरीद में,
तो जाहिर है ये ठीक है। आपदा के समय जी। इस तरह का भ्रष्टाचार हेल्थ की जी तायरा जी, उसमें हो रहा है, मैं तो ये शबनम पांडे के दुखद पास है। चलूंगा। ठीक है तायरा जी, शबनम पांडे के पास चलूंगा, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। शबनम जी, मेरा सीधा और बहुत संक्षिप्त सा सवाल, इस बड़े गुनाह के लिए किसको बरी किया जाना चाहिए और किसको कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए? 48 जाने छोटी कीमत नहीं है जो इस प्रदेश ने चुकाई है कल। किसको कटघरे में खड़ा करूं और किसको बरी करूं, मैं सिर्फ भी जानना चाहता हूं शबनम पांडे। निश्चित तौर पे अमिताभ जी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण खबर है कि 100% इसका मतलब उन्होंने डेथ रेट दिखाया इन 4 अस्पतालों में। तो मैं इन 4 निजी अस्पतालों को ही दोषी नहीं मानती हूँ, जहां पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रात दिन एक करके प्रदेश की स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के साथ साथ तमाम मुद्दों पे काम कर रहे हैं और लगातार हर वो सुविधा स्वास्थ्य विभाग को दिया जा रहा है जिसकी जरूरत है। लेकिन उसके बावजूद अगर प्राइवेट हॉस्पिटल इस तरीके की कारगुजारी कर रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं उस स्थानीय प्रशासन के लोग, जो कि मुख्यमंत्री जी के इतने सहयोग के बावजूद भी अगर वो अपने इसी कमरे से निकल के इन अस्पतालों का निरीक्षण नहीं कर रहे थे, उन पे कार्रवाई होने की जरूरत है। और मैं आपको आश्वस्त कर रही हूँ कि मुख्यमंत्री जी निश्चित तौर पे इस पे कड़ी कार्रवाई करेंगे, चाहे वो कोई भी अस्पताल हो, कितने भी बड़ा उसका। चंदन तो 2 बार बंद हुआ, 2 बार खुल गया। शबनम जी, निश्चित तौर चंदन के पास अलाउद्दीन का चिराग है, पता है ना? 2 बार बंद हुआ, 2 बार खुल गया। मैं अमिताभ जी आपकी सभी बातों से सहमत हूँ, क्योंकि ये 48 जाने नहीं है, उस 48 परिवार का संसार चला गया है। मैं इसको ऐसे मानती हूँ। और मुख्यमंत्री जी भी इस बात पे निश्चित तौर पे बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं सीएमओ के अधीनस्थ काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी कड़ी कार्रवाई उन पे इसलिए होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने भी इसका कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग नहीं किया होगा। ठीक है शबनम जी, अगर लाइसेंस कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। मैं ब्रेक पे जाऊं उससे पहले एक टिप्पणी सब साथियों के साथ जरूर करूंगा। ये घटना फर्रुखाबाद में घटी होती, पडरौना में घटी होती, बनारस में घटी होती, गाजीपुर में घटी होती, महोबा में घटी होती, तो मेरी टिप्पणी थोड़ी अलग होती। मूल विषय ये रहता, लेकिन मेरा टोन और टेक्सचर थोड़ा अलग होता। शबनम जी, मैं लखनऊ में हुई इसलिए आक्रोशित ज्यादा हूं। इसका खुलासा कर दूं कि लखनऊ में अमिताभ जी क्यों भड़क गए, उसका खुलासा कर देता हूं। ठीक, गाजीपुर में होता मैं मान लेता, बहू देख रही घर नहीं चला पाई। ठीक, वहां तो सबसे बड़ा हाकिम सीएमओ ही है ना। फर्रुखाबाद में भी सीएमओ, एटा में भी सीएमओ, मथुरा में भी सीएमओ। लखनऊ में छोटी बहू, बड़ी बहू, जिठानी, सास और दादी सास सब बैठती हैं, पता है ना शबनम जी? डिप्टी सीएमओ, स्वास्थ्य निदेशक, फिर स्वास्थ्य महानिदेशक, फिर सेक्रेटरी हेल्थ, फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ, फिर एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ, फिर स्वास्थ्य राज्य मंत्री, फिर स्वास्थ्य मंत्री। इस महकमे के इतने लोग बैठते हैं। ये जो 4 अस्पताल है ना, इनके 8 किलोमीटर के रेडियस में ये सब बैठते हैं, 8 किलोमीटर। इसलिए मैं मुद्दा आवाम के सामने लेके आया। मैं खिन्न हो गया, खींच गया। पटरौना में होता मेरी समझ में आता, सीएमओ को सस्पेंड कर देंगे, ठीक है, बहू तो जेल भी भेज दो, कोई दिक्कत नहीं। यहां किस किस को करेंगे? यहां तो ददिया सास भी है, स्वास्थ्य मंत्री खुद बैठ रहे हैं जय प्रताप जी, स्वास्थ्य महानिदेशालय है लखनऊ में। तब इसलिए ये सवाल बड़ा है और उतना ही गंभीर बहस मांगता है और उतनी ही गंभीर कार्रवाई भी मांगता है। ब्रेक के बाद आएंगे तो आगे बात करेंगे।
कोरोना नहीं, अस्पताल कातिल निकले। 4 बड़े अस्पताल, निजी अस्पताल, नामचीन अस्पताल कातिल निकले। अब जिलाधिकारी साहब इसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे जवाब मांग रहे हैं, लेकिन जवाब मिलना इतना आसान भी नहीं है। इसी को लेकर आज चर्चा हो रही है। सीधे चल रहे अमिताभ जी के पास, प्लीज सर। मैं दोबारा जहां से मैंने बहस का पहला चरण समाप्त किया था वहीं से शुरू करूंगा। शबनम जी के पास चलूंगा। ये अनयूजुअल प्रैक्टिस है, लेकिन आज यहीं से चलूंगा। शबनम जी, वाई ओनली सीएमओ और डिप्टी सीएमओ? वाई नॉट अमित मोहन प्रसाद, एडिशनल सेक्रेटरी ये मेडिकल? क्यों नहीं? उनसे क्यों नहीं पूछे शबनम पांडे? अमिताभ जी देखिए, जब ददिया, सुन लो, एक बात सुन लो भाई, जब सास मौजूद है और ददिया सास मौजूद है तो उनसे नहीं पूछे कि क्या हुआ और क्यों हुआ आपकी नाक के नीचे? शबनम जी जी, निश्चित तौर पे इस बात पे जरूर पूछा जाएगा कि जो बड़े अधिकारी हैं, अगर वो एसी कमरे में बैठ के नोटिंग लिख देते हैं और उसके बाद उस पे क्या कंप्लायंस हुआ उस पर उनकी नजर नहीं रहती है, तो उनकी भी लापरवाही देखी जाएगी। लेकिन सीएमओ और सीएमओ के अधीनस्थ जो अधिकारी कर्मचारी, जिनकी एकमात्र ड्यूटी यही होती है कि कुछ अधिकारी ऐसे भी होते हैं जिन्हें की प्राइवेट अस्पतालों में जाके व्यवस्थाओं को देखने की जरूरत है। सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाएं भी कुछ देखते हैं। नोडल अधिकारी होते हैं जो मुख्य तौर पे इसी के लिए जिनका अपॉइंटमेंट होता है, उनकी जिम्मेदारी तो है ही है। लेकिन मैं आपकी बातों से भी सहमत हूँ कि उन अधिकारियों को भी नहीं बख्शा जाना चाहिए। एक लाइन में बताइए, नोटिंग लिखते हैं। एक लाइन में बताइए, आपका विवेक क्या कहता है, किन किन को नपना चाहिए इन 18 हत्याओं के अब गुनाह में? किन किन को नपना चाहिए? देखिए अमिताभ जी, ये जांच का विषय है, जांच होगी, और चाहे उसमें कोई बड़ा अधिकारी हो या छोटा अधिकारी हो या कर्मचारी हो, जो भी हो, या उस प्राइवेट अस्पताल के जो ओनर है, जो कोई भी हो जो इसमें लिप्त है, या चंदन हॉस्पिटल के सील होने के बाद उसके सील को खत्म करने के लिए जिसकी नोटिंग और जिसकी पैरवी हो, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ है और जनता की। जी बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त आपने। ताहिरा जी, मुश्किल ये है, सील खोल दो, सील लगा दो, ये फाइल पर नहीं आता। लगाने का भी, लिखने वाले काम दूसरा करते हैं, फोन दूसरे का होता है, और हटा लो ये भी आदमी फाइल पे नहीं लिखता, फोन पे बता देता कि खोल दो। कहां पकड़ में आएगा कोई? बिल्कुल। और शबनम जी से मैं ये पूछती हूँ कि शबनम जी, आपके सीएमओ जो है उसको आप एक कॉमन आदमी से पूछिए। मैंने खुद फोन किया था, मेरे दोस्त को कोरोना हुआ था, वो फोन ही नहीं उठाते हैं। आपका नोडल ऑफिसर जो है उससे अगर जब फोन नंबर कहीं से लेके किया तो वो पूछता है कि ये मेरा पर्सनल नंबर कैसे मिल गया आपको। आप एक कॉमन आदमी की बात, मैं अपना बता रही हूँ कि मैं अपने फ्रेंड के लिए इस तरह से परेशान हुई थी। एक कॉमन आदमी हमारा जो मार्जिनलाइज क्लास का है, वो किस तरह से पहुंचेगा आपके सीएमओ के पास? किस तरह से उससे हेल्प लेगा? वो किस तरह से लेके नर्सिंग होम में जाएगा? रेमडेसिविर जो है इंजेक्शन लगता है 6 से 8, 5,000 का मिलता है। इसको चेक कौन करेगा कि कितने में नर्सिंग होम दे रहे हैं? और क्या मार्जिनलाइज क्लास के लिए सरकार इसको नहीं मुहैया कराएगी? ये तमाम से इश्यूज है जिनके ऊपर हेल्थ मिनिस्टर को भी आना पड़ेगा, उनको भी बोलना पड़ेगा। सिर्फ नीचे से ही नहीं काम होगा, और इतना तो संवेदनशील होना होगा कोविड-19 में कि हमारा एक बड़ा जो जंक है जिसके पास इस समय खाने को नहीं है, इस इकोनॉमिक क्राइसिस में, वहां कम से कम हेल्थ सर्विसेज तो किसी भी हाल में पहुंचना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक बात है। 48 लोगों का परिवार कहां से कहां पहुंच गया? ठीक है ताहिरा जी, रुकना होगा। पीके गुप्ता साहब, आपके पास एक बुनियादी मसला लेके आ रहा हूं, इसका इसी घटना संबंध नहीं, लेकिन इस घटना जैसी परिस्थितियां क्यों बनती उनसे संबंध है। मैं एक अपना निजी अनुभव सामने रखता हूं, आप डॉक्टर फर्टिलिटी से, इसलिए हमारा जब बेटा हुआ तो एक अस्पताल था ठीक ठाक, वहां हुआ। फिर वो क्या हो बोलते हैं, बच्चे को रखने के लिए नर्सिंग हो क्या बोलते हैं ना, एक अलग सी व्यवस्था है जहां एक आध दिन रखते हैं, 2 दिन। हमने कहा भाई रख लो,
सच्ची बात बता रहा हूं, इसमें आईएमए की नेतागिरी मत लाना, सच्ची बात आप भी बोलना दिल से, है ना। ये यूनियन का मसला नहीं है, ये प्रवृत्ति का मसला है। तो उन्होंने मुझे एक लिस्ट दे दी छपी छपाई, 1 किलो दूध का पाउडर वाला दूध है, 1 लीटर डिटॉल की शीशी लिक्विड वाली, 4 पैकेट रुई के, फलाने जॉनसन साबुन, फलान ढिकान, मतलब उनने पूरी 2 झोला भर सामान की लिस्ट दे दी। मैं था, मैं उस अस्पताल के नियंत्रक के पास गया, मैंने भाई इसमें कितने बच्चे हैं? बोले अभी तो 12 हैं। मैंने 12 से ऐसा मंगाया होगा, 1 किलो दूध तो ये 12 बच्चे 6 महीने में नहीं पी पाएंगे। ड्रामा कर रहे हो और मुझसे भी मंगा रहे हो। मुझ में साहस था तो मैं कर लिया, गरीब तो नहीं कर लेगा, उसको तो निकाल बाहर फेंक देंगे। ये क्या घोर बाटा है भाई, जरा हमको हिंदी में समझाओ गुप्ता जी, है ना। यूनियन वाली बात मत करना ना, इंसान वाली बात बताओ। ये चोरी चकारी कब बंद होगी? नहीं, ये आपका व्यक्तिगत अनुभव है सर। अरे व्यक्तिगत नहीं, मैं सबसे पूछवा दूं आपको, अजब बात है। उसका सीधा सीधा पीप एक सेकंड गुप्ता जी, 1 मिनट रुक जाओ महाराज, जी हाँ। 1 मिनट रुक जाओ। नहीं, मैं सर, तो मेरी बात तू तो कहता है कागज मैं लेखी, मैं कहता हूं आंखें देखी। बेहतर अरे 1 होता मिनट, कि 1 आपको मिनट दो ना, फिर आपको पूरा समय दूंगा 2 मिनट बोलने के लिए। आपको 1 मिनट तो दो। पीपीई किट कितने की मिल रही है? मैं नोएडा में 500 रुपए में पीपीई किट दिलवा दूंगा। और प्राइवेट हॉस्पिटल चार्ज कितना कर रहा है पता है ना आपको? यह भ्रष्टाचार क्यों नहीं रुक रहा? पीके गुप्ता, नहीं सर, बिल्कुल आपने प्रश्न बहुत सही पूछा है। ये आपदा में अवसर जो है मेडिकल फ्रेटर्निटी नहीं तलाश रही है सर। अरे तो और ये कोरोना को जो क्रिमिनल बनाया गया वो कहीं ना कहीं लाल फीता शाही उसकी जिम्मेदार है। और मैं ये बता अरे दूं यार, सर, मैं पूछ क्या रहा हूं, आप कि जवाब क्या ये दे रहे हो? जो निजी क्षेत्र को बहुत देर में मौका मिला सेवा अरे जो करने मैं का, पूछ रहा हूं उसका जवाब उतने का लेकिन दे दो सर महाराज। नहीं, ये महामारी जो कानून है उसमें रेट प्रभु। नहीं, रेट तय है सर। और सीएमओ के पोर्टल पे वो सब चीजें अपलोड हे होती प्रभु। हैं, बिल अपलोड हो रहा है और सीएमओ को कार्रवाई करनी चाहिए सर। कुछ नहीं। इसमें अगर ऐसी कोई बात है तो ठीक ठीक क्योंकि ठीक रेट तय है ठीक सर, शासन की ठीक है तरफ से। महाराज, ठीक महामारी है। एक्ट में कोरोना के अरे पेशेंट रुको, का रेट तय है। अरे रुको भाई, उससे ज्यादा वो नहीं ले सकते हैं। ठीक बात। अगर लेते हैं आपने तो उसमें उनको रूल पूरा बुक brief बता दी, करना ठीक है। पड़ेगा। अब डॉक्टर साहब प्रणाम, रुको। डॉक्टर साहब ने रूल बुक पढ़ के सुना दी। जैसे सरकारी अधिकारी से बात करो तो श्रीमान आख्या प्रेषित है टाइप से बात शुरू करता है ना। वैसे डॉक्टर साहब ने रूल बुक पढ़ दी। रूल बुक हम भी पढ़ते हैं। आशीष चतुर्वेदी, फिर एक प्रैक्टिकल बात कह रहा हूं। एक बड़े हॉस्पिटल ने मास्क, सैनिटाइजर और वो क्या उंगली में लगाने वाला मीटर और पीपीई किट के 1.5 लाख का बिल लगा दिया। अरे मोहल्ले भर पीपीई किट पहन के डांस कर ले तब भी 1.5 लाख नहीं खर्च होंगे। क्या ये लूट नहीं है आशीष जी? निश्चित तौर पे अमिताभ जी, निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा लूट हो रही है और केवल कोरोना में ही नहीं हो रही है। हम सब जानते हैं कि जब हम एक नॉर्मल किसी क्लिनिक पे जाते हैं तो हमें वहाँ डॉक्टर बताता है कि ये 10 टेस्ट करा लो और उस जगह से कराना, फलानी जगह से कराना। और अगर आप किसी और जगह से करा के वही टेस्ट चले जाएं तो वो कहता है नहीं, मुझे इस पे भरोसा नहीं है, इसी वाले से कराइए। ये सबने महसूस किया होगा और सबने ये इसको एक्सपीरियंस किया होगा, लगभग सभी ने किया होगा कि आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो बताएगा कि यहाँ से ये 10 टेस्ट करा लो। पहले तो अब वो 10 टेस्ट होने भी चाहिए ये भी नहीं पता होता, क्योंकि आप परेशान होते हैं, आप कहते हैं 10 क्या तुम 20 लिखो, हम 20 कराएंगे और फिर उसी जगह से करा के आओ। अस्पताल के अलावा तो ये जो प्रकरण है वही तो कहीं कोई अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि वो डॉक्टर की कहीं नहीं है कि मैं ये ले जाके किसी जगह पे दिखाऊं कि भाई ये 20 टेस्ट मेरे इसमें जरूरी थे कि नहीं थे। और जो रेट्स प्रिस्क्राइब्ड होते हैं वो सब क्लिनिक्स की अपनी श्रद्धा है कि वो पर्टिकुलर टेस्ट कितने में करेगा। कहीं कोई छोटा क्लिनिक उसी को 500 में करेगा, वहीं आप बड़े अस्पताल में चले जाएंगे वही टेस्ट 5000 में होगा। तो कहीं भी नियंत्रण, जिसे मैं कह रहा था, एक्चुअल तौर पे नियंत्रण इस फ्रेटर्निटी पे कहीं है ही नहीं, क्योंकि वो मिली भगत है।
कुछ उनको भी फायदा होता है, कुछ इधर भी फायदा होता है और लेके रफा दफा हो जाता है। और जैसा आपने कहा कि एक हॉस्पिटल सील होता है और उसके बाद खोल दिया जाता है, तो जाहिर सी बात है खोला क्यों गया इतनी जल्दी, सुरेंद्र कैसे भाई खोल जाता है? क्योंकि उनको सुरेंद्र भाई, मालूम है कि कहीं कोई फंसना नहीं है, जनता किसी भी डॉक्टर के को कोई लिए चिंता नहीं है। जी ठीक बात आशीष जी। सुरेंद्र जी, जनता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण सवाल ये है, राजनीति क्या कह रही है उसमें जनता की उतनी रुचि इस वक्त नहीं। वो ये कह रही है कि जब भाई एक रेट तय हो गया, ऑक्सीजन लेवल नापने वाली जो मशीन है उसके इतना पैसा, फलाने का इतना, मास्क का इतना, सैनिटाइजर 5 लीटर सैनिटाइजर खुले बाजार में 650 का मिल रहा है। अरे पी गया क्या मरीज? वो भी 2-5 हजार रुपए लगाए पड़े हो, ड्रम भर सैनिटाइजर यूज हो गया क्या? ये जो लूट है, एक तरफ राजकीय दरें हैं, दूसरी तरफ अस्पतालों का अनंत सुरसा की तरह बढ़ता हुआ बिल है। आम आदमी समझ ही नहीं पा रहा कि करे क्या। अस्पताल वाले कहते हैं फिर सरकारी में जाओ, अगर सरकारी दर चाहिए तो सरकारी में जाओ, यहां इलाज कराओगे तो यही लगेगा। क्या किया जाए? अमिताभ जी, पहले तो मेरा एक आपसे निवेदन है, प्रतिरोध है। मैंने बीच में हाथ उठाया था, आपने कुछ बात कहने के लिए, आपने वो मेरा निवेदन स्वीकार नहीं किया, तो मेरा प्रतिरोध दर्ज कर दीजिए। तो नहीं, अब तो वो बात ही चली गई ना, अब क्या कह दें उसमें, क्योंकि अब जो भी रहा हो। खैर, दूसरी बात जो आपने बात कही, इसमें मैं फिर से कहता हूं कि ये जो आपदा में अवसर और लूट के जो पैसे की बंदर बांट है ना, सरकारी अधिकारियों के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, राजनीतिक नेतृत्व के द्वारा, उसके बगैर शामिल हुए किसी की हैसियत नहीं है। औकात कहूंगा तो गलत शब्द होगा, किसी की हैसियत नहीं है कि एक भी रुपया फालतू ले ले। अगर सरकार अपनी पर आ जाए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी और उनकी वो जो टीम 11 है, वो अगर बेईमानी पर ना उतरे, वो अपनी पर आ जाए पूरे ईमानदारी से, नियत की ईमानदारी से आ जाए, तो चंदन हॉस्पिटल हो चाहे लंदन हॉस्पिटल हो, इनकी हैसियत नहीं है एक रुपया भी फालतू ले ले। मैं आपसे जिम्मेवारी से कह रहा हूं, कैसे खुल जाते हैं बगैर उच्च अधिकारी और बगैर ऊंचे मंत्रियों के टेलीफोन के हॉस्पिटल के दोबारा से कपाट। आप इस चीज को मानेंगे कि नहीं मानेंगे? खाली सीएमओ की हैसियत है क्या? मैं फिर से कहता हूं आपसे कि जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, बगैर सरकारी जगहों पे प्रसाद चढ़ाए, मिठाई बांटे, ननकऊ को नहीं लूट सकते हैं, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे एटा इटावा, मैनपुरी हो, भरतना हो। मैं आपको पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि सरकारी अधिकारियों को, राजनीतिक संरक्षण दाताओं को मिठाई बंटती है और ये लूट का अवसर है और लूट में सब लोग हिस्सेदार हैं, भागीदार हैं ये लोग। इस को जवाब देना पड़ेगा, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। आप बताइए ना मुझे, ये जितने ऑक्सीमीटर हैं और जितने बाकी उपकरण हैं जो गांव-गांव में खरीदे गए हैं, जिनका अमेजन पे रेट जो है 1400 और 800 रुपए है, वो 5800 रुपए और 10-10 हजार रुपए में कैसे खरीदे गए? और पूरा शासन प्रशासन और पूरा मीडिया चुप है इस पर, सब चुप है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को तो एक अधिकारी खाली क्या नाम कान पकड़ लेगा। अब ये कहेंगे आदरणीय योगी जी 18 घंटे काम कर रहे हैं, उनकी मंशा पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। अरे भाई 18 घंटे तो काम कर रहे हैं, आउटपुट क्या है? प्राइवेट अस्पताल तब भी लूट रहे हैं, प्राइवेट अस्पतालों से मरीज तब भी मर रहे हैं। सुरेंद्र भाई, प्राइवेट अस्पतालों शबनम पांडे के पास अंत में चलूंगा, नियंत्रण आप ही दे रहे हैं। सवाल मेरे 18 घंटे 28 घंटे काम कर रहे हैं। मैं शबनम पांडे के पास चलूंगा। लास्ट में एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है। शबनम पांडे, प्रदेश ये जानना चाहता है, ननकू और रज्जाक ये जानना चाहते हैं, शासन ऐसी कौन सी व्यवस्था कब तक कर पाएगा कि हर निजी अस्पताल में, बाकी इलाज की बात नहीं कर रहा, कोविड के इलाज में वही रेट लगेगा जो शासन द्वारा निर्धारित है। ये 100% कंप्लायंस कब करा देंगे? प्रदेश को बताइए टीवी पर। अमिताभ जी, और उसके बाद एक चीज और सुन लो, हम छोड़ते भी नहीं, और उसके बाद अगर कहीं लूट हुई तो उसका बिल लेके मैं फिर टीवी पे आऊंगा। शबनम जी, ये भी ध्यान रखिएगा। बताइए, डेट दीजिए कि 72 घंटे में, 36 घंटे में, 48 घंटे में हम एग्जीक्यूट करा देंगे पूरे प्रदेश भर में, गाजीपुर से गाजियाबाद, बस्ती से बहराइच तक। कोई प्राइवेट हॉस्पिटल कोविड-19 के इलाज में गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित दरों से ज्यादा लेगा
तो मालिक जेल जाएगा, अस्पताल सील होगा। इस पर बता दीजिए। अमिताभ जी, मैं आपकी बातों का जवाब देने के पहले दो बातें और बोलना चाहती हूँ। एक तो हमारे पैनल में बैठे किसी साथी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कहा 18 घंटे काम करते हैं कि 20 घंटे, रिजल्ट क्या है। मैं उनको बताना चाहती हूँ, जिस जेई बीमारी की वजह से पूरा गोरखपुर, पूरा पूर्वांचल त्रस्त था और हजारों की संख्या में बच्चे मरते थे, वो इस 18 से 20 घंटे काम करने वाले मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति से आज जड़ से उखाड़ दिया गया है। और आपकी पार्टी केंद्र में बनी रही और यहाँ भी सत्ता में दूसरी पार्टी बनी रही, किसी ने ये इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। आज कोरोना के समय में 1.5 लाख टेस्टिंग हो रहा और जो व्यवस्था की जा रही है उसके लिए मुख्यमंत्री ने छोड़िए, 18 घंटे तो दीमक भी काम करता है लेकिन घर को बिगाड़ता है। आज की डेट में आप कोरोना पे हटेंगी तो आप कहेंगी क्या ना वहां पर हो गया। जब हम इंसेफ्लाइटिस की बात करेंगे तब आप कहीं और मंगल ग्रह की बात करने लगेंगी, निर्मला सीतारमण की बात करने लगेंगी। आज बात ये हो रही है कि प्राइवेट हॉस्पिटल सुरेंद्र भाई सुनो, उनका लगा पा रहे हैं और आपको जापानी इंसेफ्लाइटिस की पड़ी हुई है। हाँ शबनम जी, संक्षेप में जो मैंने प्रश्न पूछा उसका उत्तर दे दीजिए। दूसरी बात, जिस नलकूप पे आज ये आंसू बहा रहे हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ इस नलकूप, अरे उनको छोड़ो, जो मैंने पूछा वो बता दो भाई, उनको छोड़ो। जो मैंने कहा उस पर उत्तर दे दो प्रदेश को। वो भी मैं उत्तर दे दूं, पर ये बताना चाहती हूँ, अगर ब्यूरोक्रेसी कहीं गलती करती है तो ये विपक्षी पार्टियां राजनीति शुरू कर देती हैं और राजनीति करने से पहले हमें ये देखना होगा कि जो ब्यूरोक्रेसी गलती करती है उस पे हमें प्रहार करना पड़ेगा, नहीं तो ये पतली गली से निकल के बच जाते हैं। मैंने जो सवाल पूछा उसका उत्तर नहीं आया शबनम पांडे। शबनम पांडे जी, मैंने जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर नहीं आया और आपकी आवाज बंद हो जाएगी हमारी। तीसरी बात, आपने पूछा कि कब तक, देखिए मुख्यमंत्री जी ने इसका ऐलान कर दिया कि कोई भी प्राइवेट अस्पताल ये सत्ता इतनी अहंकारी हो गई है कि आपने हमारी भी आवाज बंद कर रही है और मीडिया से भी हमारी आवाज बंद करवा रही है। नहीं, आपकी आवाज आ रही, कहीं बंद नहीं सुरेंद्र जी, आपकी आवाज खूब लाउड आ रही है, कहीं बंद नहीं महाराज। हाँ सुरेंद्र जी, सुनने की भी क्षमता रखा करिए। हाँ, सब लोग चुपचाप आपकी बातें सुन रहे थे, आप भी अरे हम सुनिए। तो पूरी जिंदगी सुन रहे हैं शबनम जी, कांग्रेस में भी आप ही की सुनते थे और अब भी आप ही की सुन रहे हैं। अगर आप सुनते रहते तो निश्चित तौर कब पे नहीं सुनते थे आपकी, हमेशा आपकी सुनते हैं, लेकिन ये सत्ता इतनी अहंकारी है कि आज आपकी डेट में मजबूरी हो रही है आपकी कि देश लूट रहा है और उत्तर प्रदेश लूट रहा है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बातें करके अमिताभ जी लेकर के आए और आपको जो है कांग्रेस की बैटिंग की पड़ी है। उस पर कार्रवाई होगी। कांग्रेस जैसा कुंडली मार के बैठे नहीं रहेंगे, लगातार कार्रवाई हो रही है, आप देख रहे हैं। और मैं बार-बार ये हो रहा है अमिताभ जी, ये सवाल के जवाब आते हैं आपके, उसके बाद आप कहते हैं कि कांग्रेस बोले भी मैं बोलूंगा ये शबनम जी आपको भी रुकना होगा प्लीज। को बचाने के लिए। ओके, दोनों मेहमानों को रोकिए। अमिताभ जी आपके पास आ रहे हैं, संवाद की टिप्पणी प्लीज। एक बात तो मैं ये स्पष्ट कर दूं, कोविड-19 की लड़ाई में शबनम जी कांग्रेस, सपा, बसपा, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, डॉक्टर अयूब की पार्टी का कोई लेना देना नहीं। अस्पताल वाले पीपीई किट में लूट रहे, इससे कांग्रेस और भाजपा और सपा का क्या लेने देना है भाई? ऐसा घोल मोल मत करो, ये मुझे पसंद नहीं। तर्कपूर्ण बात होनी चाहिए, खरी बात होनी चाहिए। हर बात अच्छी लगे जरूरी नहीं ना। ये कौन सी बात हुई? और दूसरी बात, अगर अधिकारियों के आचरण पर सवाल उठे तो उसमें राजनीतिक नेतृत्व को बुरा नहीं मानना चाहिए। वो राजनीतिकरण कैसे हो गया? अगर कोई पूछे कि मथुरा के सीएमओ ने गलत काम क्यों किया, तो इसमें राजनीतिकरण क्या है? आखिर वो जनता के टैक्स से प्राप्त राजस्व से तनख्वाह पा रहा है ना, तो वो हमारी समीक्षा के अधीन हमेशा रहेगा। इसीलिए उसको कहा गया द पब्लिक सर्वेंट, नहीं तो ओनर ऑफ द पब्लिक नहीं कहा जाता। इसमें राजनीति कहां से आ गई? अगर मैं पूछूं कि हेल्थ सेक्रेटरी कहां है, तो इसमें क्या दिक्कत है? नहीं पूछना चाहिए क्या? नहीं भाई, ये मुझे मंजूर नहीं। बाकी अपना निपटो सुलझो कांग्रेस से, उसमें मुझे आपत्ति नहीं, लेकिन यहां विषय दूसरा है। मेरा सवाल बहुत सीधा था। मैं एक ऐसा आश्वासन चाहता था
जो मेरे प्रदेश के 23-24 करोड़ लोगों को यह आश्वस्ति दे कि बृहस्पतिवार का सूर्य ढलेगा कल का, उससे पहले प्रदेश की भौगोलिक सीमा में आने वाले हर उस निजी अस्पताल जिसको कोविड के इलाज का परमिशन है, उसके यहां सरकारी दाम पर इलाज होता मिलेगा। उसके बाद अगर किसी ने भी बिल दिखा दिया कि उससे ज्यादा हमसे लिया गया, तो बिना किसी जांच पड़ताल में समय गंवाए अस्पताल प्रबंधन जेल में, अस्पताल में सील। यह कहने में क्या दिक्कत है? मैं शबनम पांडे की जगह होता यही बोलता और इसी के लिए लड़ता। यही होना चाहिए। नान्यः पंथः अयनाय, कोई दूसरा रास्ता नहीं लोकतंत्र में। इसमें क्या समस्या है? इसमें राजनीति कहां से आ गई? कांग्रेस वाला इलाज कराए, चाहे सपा वाला, चाहे भाजपा वाला, चाहे गैर राजनीतिक व्यक्ति, क्या समस्या है? कोई चंदन मंदन अस्पताल हो, कोई बंधन अस्पताल हो, चरक हो, कोई हो, निघंटू हो, क्या फर्क है? जो रेट शासन ने तय किया उससे कोई 1 रुपया 1 चवन्नी अगर ज्यादा ले रहा है तो उसके विरुद्ध एनएसए क्यों नहीं लग रही है? यह सवाल मेरा अभी भी खड़ा है 1 घंटे की बहस के बाद भी, और मैं इस पर कोई तर्क मंजूर नहीं कर सकता। मेरा सीधा सवाल, ना वामपंथ, ना दक्षिण पंथ, ना मध्य मार्गी, ना उत्तर मार्गी, सब लफड़े में नहीं पड़ता। मैं जनता के ही पंथ पर चलता हूं। मेरा लाख टके का सवाल, हमारे व्यवस्था ने तय कर दिया कि भाई 5 रुपया में मास्क अस्पताल देगा, ले सकते हैं आप, और अस्पताल हमारे लिए मास्क की वो लगाए दे रहा है बिल में 100 रुपए के 1 मास्क। क्यों? क्या जेल नहीं जाना चाहिए? फिर जेल कितने जघन्य अपराध में जाएगा आदमी, ये बता दो। ये तो गौमांस खाने से भी ज्यादा बड़ा पाप है। इससे बड़ा कोई पाप है क्या? गरीब की खाल खींची ले रहे हैं अस्पताल। मैंने उदाहरण रखे वो जिनके बिल मैंने देखे, जिनकी चीजें मैंने देखी। हमारे एक और पत्रकार साथी हैं, वो पति पत्नी दोनों पॉजिटिव हुए। शबनम जी पॉजिटिव होने के बाद उनके शरीर के जाने कौन कौन सी जांचें करा दी, दोनों के 27-27 हजार रुपया ले लिए। बोले ये सब और करना है, तुम्हारी किडनी लिवर सब देखना है, काम कर रही कि नहीं कर रही। क्या आप समझ रहे कि नहीं? 2 घंटे में 56,000 रुपए के नीचे आ गए। अब वो क्या करें? सीएमओ की लिस्ट लिए कहां घूमे मुझे, या तो वो बता देती हैं आप बहस में कि भाई उनको फलाने दफ्तर तुरंत चले जाना चाहिए, वहां से पैसा रिएंबर्स हो जाएगा। ऐसी कोई व्यवस्था है क्या? नहीं। फिर हम ये क्यों नहीं एक तंत्र विकसित करना चाहते? और निजी अस्पताल क्या होता है? महामारी एक्ट सरकार को यह अधिकार देता है सीएमओ को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जरिए सीएमओ को, कि उसको उसके लिए मुनादी कराने की जरूरत नहीं। 12:01 पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रात को इस बात का उसको यकीन हो जाए कि यह अस्पताल अनुचित कृत्यों में लिप्त है, तो 12:02 पर सील हो जाएगा। कोई लीगल रेमेडी हासिल नहीं है इस वक्त अस्पताल को, और उसका मालिक जेल चला जाएगा। यह महामारी एक्ट शासन को यह अधिकार दे रहा है, कलेक्टर्स को। ये जो 5 तारा होटल हम लोगों ने एक्वायर किए थे, अधिग्रहित किए थे कोविड के लिए, ये उसी एक्ट के तहत अधिकार जो मिले थे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने किए थे ना, चाहे गाजियाबाद में, चाहे नोएडा में, चाहे कानपुर में, और चाहे लखनऊ में। तो पावर तो है। मैं इसी बात की बहस लेके आया था। आम आदमी, गरीब आदमी कहां जाएगा? खेत बिक रहा है, मकान बिक रहा है, कोविड से बच जाए तो अस्पताल का बिल मार डाले। मैं तो स्तब्ध रह गया जब एक नौजवान पत्रकार ने मुझे कहा कि भैया 8 लाख रुपए का बिल है। मेरा दिमाग घूम गया। मैंने भाई निजी अस्पताल है, मैं क्या कहूं? सरकारी होता तो चलो कुछ बोलता भी, किसी से सिफारिश करता। अब वहां लठेती तो करने से जाने सरा। क्या
कानपुर के एक बड़े अस्पताल का वो दृश्य आप लोगों ने नहीं देखा था, जिसमें लाश देने से इनकार कर दिया, बोले ना बिल पूरा चुकाओ तब लाश ले जाओ। उसका वीडियो वायरल हुआ था। उस अस्पताल पर ताला लगा के क्यों नहीं जेल भेजा उसके मालिक को? और भाई देखो शबनम पांडे जी, आप मुझे लंबे समय से जानती हैं और बाकी सब मित्र भी जानते हैं, गंगा में खड़े हो जाओ, तुलसी और गंगा जल हथेली पर रख के बोलो तो भी नहीं मानूंगा। बड़ा अस्पताल, छोटे अस्पताल की बात नहीं कर रहा जिसमें 2 कुर्सी मेज पड़ी है? बड़े अस्पताल ना तो सीएमओ के अपने निर्देश पर बंद हो सकते हैं, न सीएमओ के अपने निर्देश पर खुल सकते हैं। सच्चाई यही है। सीएमओ तो कुरियर बॉय है। हम भी समझ रहे हो, हम भी समझ रहे हैं, तुम भी समझ रहे हो, एक गीत है, ये सच्चाई सब जानते हैं जी। अपोलो, मेदांता, वेदांता और जो नाम तमाम जाने कौन कौन नाम है, हाई प्रोफाइल 5 तारा, इनमें सीएमओ क्या कर लेगा शबनम पांडे? अरे अपना ही चेकअप करा ले सीएमओ, उसमें घुस के वो ही समझ लो उनको बहुत बड़ी उपलब्धि है। और एक बात कह के खत्म कर दूंगा जी। शबनम जी, चश्मे से धुंध साफ होनी चाहिए। ये तो अस्पताल हैं, उत्तर प्रदेश के बड़े नामी स्कूल हैं ना, इनके गेट कीपर्स को मैंने देखा, एसडीएम और डीआईओएस गेट पर 1 घंटा खड़े रहे, उनने गेट नहीं खोला, इसी गाजियाबाद में। तो उत्तर प्रदेश शासन में जो मंत्री हैं इस वक्त, हमारे दोस्त अतुल गर्ग, गाजियाबाद शहर के विधायक, वो चल के आए तब गेट खोला। क्या चिट्ठी में तो डीआईओ सबसे बड़ा अधिकारी है बेसिक शिक्षा का जिले में, गेट नहीं खोला चपरासी ने, बोला ना बाहर रहो। और आप कहोगे डीआईओ ने कार्रवाई क्यों नहीं की? डीआईओ क्या खा के कार्रवाई कर लेंगे बताइए? जी। मंत्री आए तब तो गेट खुला। और आप हेल्थ इंस्पेक्टर से ये चाह रही हो कि वो चंदन अस्पताल सील कर देगा, तो चंदन वाले उसके माथे पर दूसरा चंदन नहीं लगा देंगे? इसलिए सच्ची वास्तविकताओं को स्वीकार करिए, उनके निस्तारण के लिए प्रयास करिए। जब तक हम वास्तविकताओं को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम उनका निस्तारण भी नहीं कर पाएंगे। ये समस्या सबकी है, ये भाजपा कांग्रेस का मसला ही नहीं जी। ये 23 करोड़ लोगों के आशंकाओं का दौर है, भय का दौर है, अवसाद का दौर है, निराशा का दौर है। पॉल साहब कह रहे हैं 3 महीने आगे और बड़ी चुनौती आने वाली है कोविड की। इसलिए थोड़ा चैतन्य रहिए, सख्त रहिए। शासन की दरें यत्र तत्र सर्वत्र लागू होनी चाहिए, मैं यही कहने आया था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। अमिताभ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 24 घंटे लखनऊ के 4 अस्पताल, 48 मौतें, सवाल ये कि जिम्मेदार किसे ठहराएं। महापंचायत में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए 9 टीवी के साथ, सिर्फ खबर के लिए।